नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी शिक्षण विधियां काफ़ी मायने रखती है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधियों में समवाय शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको समवाय शिक्षण विधि में कोई भी समस्या है तो मेरा यह विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिल ठोक कर कहेंगे कि वाह गुरुजी, क्या बात है, मज़ा आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस विधि के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, समवाय शिक्षण विधि। तो समवाय शिक्षण विधि क्या होती है, बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको समझाएंगे दोस्तों। वीडियो चाहे लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको शिकायत नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद में कि समवाय शिक्षण विधि क्या होती है। अच्छी तरह से डीपली समवाय शिक्षण विधि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल ही सरल है समवाय शिक्षण विधि। दोस्तों, सबसे पहले समवाय का अर्थ देख लीजिए। समवाय का अर्थ दो विषय वस्तु को एक साथ लेकर चलना, दो विषय वस्तु को एक साथ लेकर चलना, अर्थात सहयोग प्रणाली, अर्थात सहयोग प्रणाली। इसका भी सरल अर्थ अगर हम देखें तो साधारण अर्थों में मिलजुल कर चलने वाली प्रणाली या मिलजुल कर सहयोग से चलने वाली विधि। इस विधि में विषय के सभी अंगों का अध्ययन कर एक साथ कराया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि विषय के सभी अंगों का अध्ययन एक साथ कराया जाता है, इसलिए इसे समवाय विधि कहते हैं। यह विधि भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप है। व्याकरण शिक्षण विधियों में भाषा संसर्ग विधि जो है वो भी व्याकरण शिक्षा के लिए काम में आती है। तो दोस्तों, समवाय शिक्षण विधि का निचोड़ आपको पहले बता देता हूं मैं, ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। समवाय शिक्षण विधि एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में बच्चे को अध्यापक चाहे गद्य या पद्य कुछ भी विधा पढ़ा रहा हो तो उसमें व्याकरण की अलग से किसी भी बुक का जो प्रयोग नहीं किया जाता, कि व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता, अलग क्लास नहीं लगती है। उसी रचना या उसी गद्य पद्य दोनों में से किसी भी विधाओं में से कुछ बच्चे को समझाना है तो पाठ्य वस्तु को पढ़ते जाएंगे, और पाठ्य वस्तु को पढ़ते जा रहे हैं तो बीच में जो भी कठिन वर्ड आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, उनको व्याकरण विधि के अंतर्गत समझा देना। जो भी व्याकरण के शब्द आएंगे उन्हें वहीं समझा देना, ना कि व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। सीधी सी बात है। इस विधि में जो 4-5 जो मुख्य सिद्धांत काम करते हैं अलग अलग विद्वानों के, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके गुण, विशेषताएं, दोष और आवश्यकता और इसके तत्वों के बारे में भी बात करेंगे। क्यों जरूरत पड़ी समवाय शिक्षण विधि की, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब देखिएगा कि समवाय प्रणाली में ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंध पर जोर दिया जाता है। ज्ञान और कर्म पर, ये जो बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत था ना गांधी जी का, उसमें आपको ये मिलेगा। आगे आएगा जो चैप्टर, उसमें आपको बताएंगे ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंध पर जोर दिया जाता है। इसमें रचना, कहानी, पद्य आदि शिक्षा देने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो भी कहानी, रचना, पद्य की शिक्षा दे रहे हैं उसके देने के साथ साथ
प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। अब देखिएगा, एक बात तो क्लियर है कि ये जो शिक्षण विधि है वो व्याकरण की शिक्षा देने वाली विधि है। अब व्याकरण को पढ़ाया कैसे जाएगा? किसी भी रचना को पढ़ते समय उसमें प्रसंग या अवसरानुकूल, जो अवसर के अनुसार जो भी व्याकरण के शब्द है वो उनका कठिन जो अर्थ है वो सीधा का सीधा बता दिया जाएगा उनको। अर्थात व्याकरण अलग स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ाई जाती, प्रसंग के अनुसार ही व्याकरण का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। अब देखिएगा, इससे भी सरल तरीका आपको सीधा सीधा बताता हूं दोस्तों। जैसे क्या होता है कि जैसे पर्यटन स्थल है, वहां पर टूरिस्ट आते हैं, जैसे हिस्टोरिकल पैलेस है, जैसे दुर्ग वगैरह है, ताजमहल देखने के लिए फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट आते हैं। तो वहां पर कुछ गाइड ऐसे होते हैं कि वो अगर कम उम्र के तो भी वो गाइड ऐसे हैं जो टूरिस्ट को वहाँ का हिस्टोरिकल पैलेस दिखाते हैं, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। तो क्या है कि जो गाइड है, जो अनपढ़ भी होते हैं कुछ, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनको शब्दों का ज्ञान हो जाता है बिना व्याकरण ही, क्योंकि वो जैसे उनके टच में रहते हैं, वो जैसे जैसे बोलते हैं तो वैसे वैसे वो सीख जाते हैं। तो उनको अंग्रेजी बोलने में, उनकी अंग्रेजी की जो व्याकरण है वो सीखने की कतई जरूरत नहीं होती, तो वो शब्दों को ही समझ लेते हैं और वो अंग्रेजी में उनसे बात कर पाते हैं। तो इसी प्रकार कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा गया कि ऐसी शिक्षण विधि को इजाद किया जाए जिसमें बच्चे को व्याकरण का ज्ञान न हो तो भी उस भाषा को सिखाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, इसमें क्या है कि व्याकरण की शिक्षा है वो लंबीय सह संबंध समवाय के द्वारा की जाती है। अब देखिएगा, ये सिद्धांत है हर्बर्ट के, जो आगे आपके इसके बारे में जो चर्चा करेंगे अपने, लंबीय सह संबंध समवाय के द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लेना। यह संबंध सह संबंध की परिकल्पना सबसे पहले हर्बर्ट महोदय ने की थी। यह विधि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करती है दोस्तों। अब देखिएगा, यह जो शिक्षण विधि है वो पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करती है। हिंदी शिक्षण की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत अध्यापक पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्याकरण एवं काव्य शास्त्र की जानकारी देता है, तो उसे समवाय विधि कहा जाता है। हिंदी शिक्षण में क्या है, ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, बच्चे को पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्याकरण या काव्य शास्त्र की जानकारी देता है, तो उसे समवाय शिक्षण विधि कहा जाता है दोस्तों। अब देखिएगा, समवाय विधि को और समझते हैं दोस्तों। मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक में कोई भी ऐसा बिंदु ना छूटे जो कि आपके समझ में ना आए। समवाय शिक्षण विधि को समझें, जैसे अध्यापक गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है और उसके बीच में व्याकरण का जो कोई भी बिंदु या कोई शब्द आ गया, ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक वहीं पर उसे व्याकरण का ज्ञान सिखाएगा, ठीक है। और अन्य इससे संबंधी कोई भी बात आ गई हो, मतलब व्याकरण से संबंधित, तो साथ ही चर्चा की जाती है। इस विधि में तारतम्यता नहीं रहती। ये तारतम्यता क्यों नहीं रहती? क्योंकि अध्यापक पद्य पढ़ा रहा है और जैसे कोई कविता पढ़ा रहा है और बीच में व्याकरण पढ़ाने चले तो बच्चों का ध्यान व्याकरण पर हो जाता है दोस्तों। तो बालक न तो पद्य भाग पढ़ पाता है और न ही व्याकरण। इससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग हो जाता है और किसी भी विषय का अधिगम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर तारतम्यता नहीं रहती। चलो साधारण भाषा में समझ लो आप। अध्यापक बच्चों को कक्षा में कविता पढ़ा रहे हैं और कविता ऐसी है कि जैसे कोई इमोशनल टाइप की कविता है, तो
बच्चे इमोशनल है पूरे, और पूरे भाव से उस कविता का अर्थ समझ रहे हैं। और उस कविता को पढ़ाते समय बीच में कुछ ऐसा कोई कठिन शब्द आ गया तो टीचर क्या करेगा, उस कठिन शब्द को समझाने लग जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसका उसमें समास कौन सा है, संधि कौन सी है, ये इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों ऐसा करने से जो मूल जो कविता का जो भावार्थ बच्चों को समझाया जा रहा था उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो वो तारतम्यता उसमें खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस विधि का ये एक दोष भी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इस विधि के बारे में, अभी इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपको इस वीडियो में बताया गया है, जो आपको किसी भी बुक या किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिएगा, सबसे पहले पहला पॉइंट देखिएगा इसका कि इसे सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि का दूसरा नाम क्या है, सहयोग विधि, अर्थात मिलजुल कर चलने वाली विधि, या दो से अधिक जो विषयों का ज्ञान करवाती है ये विधि। इसे पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि में इसी प्रकार होता है कि जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और बीच चाहे गद्य पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाते समय कोई भी व्याकरण का एक व्याकरणिक शब्द जो बीच में आ जाता है तो उसको अध्यापक बताने लगता है, तो साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान होता है। अब देखिएगा, दो तो इसके उपनाम आपको ध्यान रखने हैं कि सहयोग विधि किसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि किसे कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखिएगा, अगर सहयोग वाली बात आ जाए ना तो ये सोच लो आप व्यवहारिक या सहयोग वाली, तो वो विधियां होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है। बच्चों को केंद्र बिंदु में मतलब रखकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब 3 नंबर पॉइंट देखिए, इस विधि में मौखिक या लिखित कार्य कराते समय, गद्य शिक्षण कराते समय या रचना शिक्षण कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य पाठों का शिक्षण कराते समय जैसे काठिन्य निवारण सोपान होता है ना, जिसमें एक बॉक्स सा बना होता है, पाठ्य पुस्तक का कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, बॉक्स बना हुआ तो उसमें कठिन शब्दों को लिखा होता है और खाली स्थान छोड़े होते हैं डैश डैश करके, तो उसमें अध्यापक बच्चों को बताता है कि इस जो किसी भी रचना के अंदर कठिन शब्द है उनके अर्थ क्या होंगे। उनके अंतर्गत छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन या नवीन शब्दों के अर्थ व्याकरण की सहायता से बताए जाते हैं। इस प्रकार गद्य शिक्षण के साथ साथ छात्रों को संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का भी ज्ञान दे दिया जाता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए, इसमें पढ़ाने की तारतम्यता भंग हो जाती है। इसके बारे में अपनी चर्चा पहले कर ली दोस्तों। 5वां पॉइंट, व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए यह एक स्वाभाविक और रुचिकर विधि है। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, व्याकरण की व्यवहारिक जो शिक्षा है वो दी जाती है, ना कि सैद्धांतिक। ठीक है, सैद्धांतिक शिक्षा वो होती है जिसमें नियम वगैरह जो भी होते हैं वो तर्क सहित बताए जाते हैं बच्चों को, और अगर सीधा व्यवहार के अंदर ही अगर अपने जो व्याकरण की शिक्षा दे रहे हैं उसे व्यवहारिक शिक्षा में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, इस विधि में व्याकरण को व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब देखिएगा 6वां पॉइंट, इस विधि में गद्य और पद्य के अध्ययन के साथ व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है। 7वां पॉइंट, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाता है। ये पहले आ गई बात। उसके बाद 8वां पॉइंट, समवाय विधि में अर्जित ज्ञात जो ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान स्थायी होता है। तो समवाय विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी क्यों होता है? कोई भी अगर हम काम व्यवहारिक तरीके से अगर हम कुछ भी ज्ञान को प्राप्त करेंगे देख कर या कर करके, या अपने प्रत्यक्ष सामने कोई भी ज्ञान अगर अपने देख कर प्राप्त कर रहे हैं तो वो व्यवहारिक ज्ञान है वो स्थायी होता है।
9वां पॉइंट देखिएगा, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान का संबंध सामाजिक वातावरण से होता है दोस्तों। इसमें बच्चे को क्या है कि सामाजिक वातावरण का एहसास करवाया जाता है, कि बच्चे को बांधा नहीं जाता। शिक्षा देते समय जो विद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि खेल खेल में बच्चे को शिक्षा दी जाती है, या खेल खेल में बच्चे को व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। जो आगे का 10वां पॉइंट है इसमें, कि इसमें व्याकरण की नियमित शिक्षा नहीं दी जाती। विषय वस्तु को पढ़ाते समय किसी भी शब्द में व्याकरण की जानकारी देने की जरूरत पड़े तभी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर अब देखिएगा, लॉर्ड मेकाले ने दोस्तों क्या कहा था? लॉर्ड मेकाले ने कहा था लॉर्ड मेकाले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। तो जिसका व्याकरण बच्चा नहीं जानता उस भाषा को शीघ्र सीखता है। जैसे आपको मैंने उदाहरण बताया था ना, टूरिस्ट वाला हो, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड मेकाले के का भी ये मत था। समवाय विधि के सिद्धांत देखिएगा, समवाय विधि के सिद्धांत दोस्तों, इस विधि में आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है कि समवाय शिक्षण विधि है, जो 4-5 जो मुख्य सिद्धांत है उन पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो उन सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत है थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इसका विस्तार से पढ़ना नहीं है। आपको सिद्धांत का नाम और किसने सिद्धांत दिया था ये ध्यान होना चाहिए। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो मिलान वाला आ सकता है कि इसमें सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, या उसका थोड़ा सा मेन जो सारांश है उस सिद्धांत का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सिद्धांत कौन सा है इसमें? हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, इस पर आधारित है ये समवाय शिक्षण विधि, ध्यान रखिएगा। अब ये हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत और हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत दिए थे। संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, इसमें क्या बताया गया था कि बच्चे को अगर ज्ञान प्रदान करना है, नवीन ज्ञान प्रदान करना है, तो बच्चे को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। बच्चे को नया पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो ये। हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, थोड़ी इसकी डिटेल बताएंगे, वो भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। सह संबंध में उन्होंने 2 प्रकार के सह संबंध बताए थे, लंबी और क्षैतिज, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम जिल्लर, जो तीसरा सिद्धांत है, जिल्लर का केंद्रीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है कि ज़्यादा तो ये इसमें प्रभाव नहीं जोड़ पाया था, लेकिन फिर भी इसमें अध्ययन करते हैं संक्षिप्त में। इतिहास को केंद्र बिंदु मानकर अन्य विषयों को बढ़ाना। इसके बाद फ्रोबेल का जो सिद्धांत था जीवन केंद्रित सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? समवाय शिक्षण विधि के अंतर्गत जो प्रभाव डाला इस सिद्धांत ने, ये कौन सा सिद्धांत था? जीवन केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या है कि विषय पाठ्यक्रम की जगह बालक पर फोकस, यानी खेल खेल में शिक्षा देना। तो शिक्षा को जीवन केंद्रित बना देना, बस प्रमुख इनका उद्देश्य था कि शिक्षा को जीवन केंद्रित शिक्षा बना देना, बच्चे पर ज़्यादा ध्यान करना पाठ्यक्रम की जगह पर। अब देखिएगा एक और सिद्धांत भी महत्वपूर्ण, डीवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसने क्या किया था डीवी ने कि फ्रोबेल का जो जीवन केंद्रित जो शिक्षा का सिद्धांत था, इसमें कुछ सुधार किया। यानी क्या किया कि पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक होने के साथ साथ, ठीक ज्ञान देने के साथ, ज्ञानात्मक कौशल देने के साथ साथ जो ज्ञान है वो क्रियात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए। अर्थात बालक की शिक्षा को कुछ सामाजिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ज्ञान तो बच्चे को दे रहे हैं, उसके साथ में क्रियात्मक
मतलब किसी भी कार्य को करके देखना, या जैसे खेल वगैरह बच्चों को विद्यालय में खिला रहे हैं तो उसमें क्या है, जैसे बच्चों को व्याकरण सिखाने तो खेल खेल के अंदर भी कुछ ऐसे टिप्स दिए जा सकते हैं जिसमें व्याकरण का ज्ञान हो या उनको ज्ञान प्रदान किया जाए। अब देखिएगा जो लास्ट है जो सिद्धांत है गांधी जी का समवाय का सिद्धांत, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बुनियादी शिक्षा में उन्होंने ज्ञान और कर्म पर बल दिया था दोस्तों। ज्ञान तो है लेकिन प्लस कर्म ध्यान रखिएगा, कर्म कोई भी कार्य करना, स्वयं कार्य करना, कार्य करके देखना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिद्धांत थे, एक तो ये हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, उसके बाद में ये 6 संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में आगे की स्लाइड में बात करेंगे। जिल्लर का केंद्रीकरण का सिद्धांत, फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा जो इसका सिद्धांत, और डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, इसी प्रकार गांधी जी का समवाय का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत है, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया समवाय शिक्षण विधि को। इन पर ही यह शिक्षण विधि आधारित है। चलिए दोस्तों आगे स्लाइड की ओर। अब देखिएगा, अभी मैंने जो आपको बात बताई थी कि हर्बर्ट का जो सह संबंधी जो सिद्धांत था वो क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है जिसका प्रश्न जो बन सकता है। हर्बर्ट ने सह संबंध सिद्धांत के 2 प्रकार बताए थे, अर्थात उन्होंने समवाय के अंदर सह संबंध 2 प्रकार के बताए थे। एक तो लंबीय सह संबंध, एक क्षैतिज सह संबंध। अब देखिएगा लंबीय सह संबंध में क्या होता है एक विषय का उसी विषय के साथ संबंध स्थापित करना, अर्थात जो विषय पढ़ा रहे हैं उसी विषय के साथ सह संबंध, उसी विषय के अंगों का अध्ययन करवाना। जैसे कविता अगर पढ़ा रहा है अध्यापक बच्चे को क्लास में, तो व्याकरण का ज्ञान देना, मतलब हिंदी की कविता पढ़ा रहा है तो हिंदी का व्याकरण का ही ज्ञान देना। एक ही विषय के उसी विषय के अंगों का ज्ञान कराना। और ये तो होता है लंबीय सह संबंध। एक होता है क्षैतिज सह संबंध, इन्होंने बताया था हर्बर्ट महोदय ने, एक विषय का अन्य विषय के साथ सह संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों मुख्यतः हिंदी शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें, अब देखो समवाय शिक्षण विधि है वो दूसरे विषयों में भी काम आती है, तो अपन तो बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षण के। तो हिंदी शिक्षण की अगर हम बात करें तो हिंदी शिक्षण की व्याकरण है वो लंबीय सह संबंध के माध्यम से ही बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा। प्लस पॉइंट ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य ये कि समवाय शिक्षण विधि में बच्चे को व्याकरण का ज्ञान लंबीय सह संबंध के माध्यम से दिया जाता है। हर्बर्ट का जो सह संबंध के सिद्धांत थे उनमें लंबीय सह संबंध के सिद्धांत के आधार पर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। लंबीय सह संबंध, लंबीय सह संबंध, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा कोई भी तथ्य नहीं छोड़ा जो आपको इस विधि में कहीं भी घूमने फिरने की जरूरत पड़े। एक वीडियो को 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, लेकिन आपको पूरी तथ्य इस वीडियो में मिलेंगे। अब देखिएगा इसके गुण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस विधि में व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। बार बार मैं ये कह रहा हूं आपको कि व्याकरण का स्वतंत्र ज्ञान अलग से नहीं करवाया जाता। पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय ही बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा देखिएगा, एक अध्यापक से ही अध्यापन संभव हो जाता है दोस्तों। जैसे अगर एक अध्यापक है वो ही अगर क्लास में सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का अगर अध्यापन करवाए तो भी संभव हो जाता है, तो समय की बचत भी होती है दोस्तों। ये फायदा भी है इस विधि का। यह विधि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये देखिए, नोट करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी जो शिक्षण विधि है जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए काम में आती है। अब देखिएगा,
छात्र अब इसके दोष पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोष। तो छात्र को व्याकरण की विधिवत व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस विधि में अगर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो व्याकरण की विधिवत और व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह विधि किसी भी विषय का सटीक ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है। विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित नहीं रहता, वह विषय की तारतम्यता खत्म हो जाती है, जैसा आपको बताया गया था दोस्तों। चौथा इसका दोष है भाषा के कौशलों का पूर्ण विकास कराने में सक्षम नहीं है। सुनना, बोलना, है ना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के कौशल है, इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, नई भाषा की पूरी जानकारी करवाती है। इसमें व्याकरण के नियमों का तार्किक और व्यवस्थित ज्ञान नहीं दिया जाता, अर्थात सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान व्याकरण का दिया जाता है। अब देखिएगा, मूल पाठ से भटक जाने का भय रहता है, क्योंकि जैसे पाठ्य पुस्तक का कोई भी रचना अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में अगर अपने व्याकरण की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो जो मूल पाठ है उससे भटकने का भय सदा बना रहता है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि समवाय शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी हमें समवाय शिक्षण विधि को प्रयोग करने की। अब देखिएगा इससे क्या फायदा है। परिष्कृत पाठ्यक्रम हेतु, परिष्कृत का अर्थ क्या होता है कि साफ सुथरा पाठ्यक्रम बनाने के लिए इस समवाय शिक्षण विधि की जरूरत पड़ती है। इससे क्या है, जो भी पाठ्यक्रम हो वो एक सुनियोजित तरीके से बालक को केंद्र में रखकर ही बनाया जाए पाठ्यक्रम, उसी की जो पूर्ति समवाय शिक्षण विधि करती है दोस्तों। समय सारणी का न्यून बंधन, ये सारणी दोस्तों अणे, यहाँ पे अणी, समय सारणी का न्यून बंधन हो, जैसे विद्यालयों के अंदर समय सारणी वगैरह होती है उसमें बच्चों को बांध दिया जाता है कि इतनी क्लासें लगेगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, तो बच्चे बंधे रहते हैं। और इस शिक्षण विधि को अगर अपने काम में लेंगे तो इसमें ये जो बंधन है ये खत्म हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर जो एक वातावरण होगा, एक बच्चे के लिए सामाजिक वातावरण स्थापित हो जाएगा, जिससे बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा कि मुझे बांध कर रखा गया है। अब देखिएगा, विषय अध्यापक के बदले कक्षा अध्यापक की व्यवस्था हेतु, जैसे क्या होता है कई बार जैसे विषय के जो अध्यापक नहीं होते तो उस समय क्या है, एक ही अध्यापक जैसे भूगोल पढ़ा दिया, इतिहास पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दी, इंग्लिश पढ़ा दी, तो इस प्रकार की व्यवस्था करने हेतु भी इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। उपकरण के उचित प्रयोग हेतु विद्यालय के अंदर जितनी भी पाठ्य सामग्रियां वगैरह जो भी सुविधा विद्यालय के अंदर है उनका उचित प्रयोग होता है जब समवाय शिक्षण विधि को अप्लाई किया जाता है। प्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षण हेतु इसके लिए भी ये काम आती है। परीक्षा या जांच कार्य हेतु भी समवाय शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। इसके जरूरत के लिए इस समवाय शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा लास्ट बात हो रही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से समवाय प्रणाली के तत्व नहीं है, निम्न में से समवाय प्रणाली के तत्व नहीं है। तो एक प्रकार से ये क्षेत्र दायरा है कि समवाय शिक्षण जो प्रणाली है वो कहाँ कहाँ लागू हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक वातावरण और एक सामाजिक वातावरण। देखिएगा दोस्तों, औद्योगिक वातावरण जैसे कोई भी छोटे मोटे कोई कारखाने वगैरह है, जैसे बुनाई का है, कटाई का है, कृषि है, तो ये जितने भी उद्योग से जुड़े हुए धंधे हैं उनके क्षेत्र में भी इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। भौतिक वातावरण जैसे प्राकृतिक जैसे दृश्य, प्राकृतिक जगह का निरीक्षण करना है, तो वहाँ का क्षेत्र भी इस शिक्षण विधि के दायरे में आएगा। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण भी इस समवाय शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो ये 3 तत्व है समवाय प्रणाली के, ये विशेष तौर पर आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लेना कि कौन से तत्व आएंगे इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं विराम देंगे दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दोस्तों आप सुन लीजिएगा, अगर आप हिंदी साहित्य
हिंदी से जुड़ा हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर, काव्य शास्त्र या हिंदी की शिक्षण विधियाँ, किसी भी हिंदी से जुड़ी कुछ भी पाठ्य सामग्री का अगर आप अध्ययन करना चाहते हो, कोई भी समस्या है, तो आप हमारी वेबसाइट जो www.hindisahitya.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमने ढेरों पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई है दोस्तों आपके लिए ही। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।